हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी और मैं लाया हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी जीके सीरीज़। आज हमारा चौथा टेस्ट है। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया अभी अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग टेस्ट दे सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? यानी कि एसटी एसटीज़ को आरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? दोस्तों, हमारा इसका आंसर है 330। आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। दोस्तों, ईवीएम आपने सुना होगा। ईवीएम चुनाव के टाइम पे काफ़ी प्रसिद्ध होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं बटन और वोट डल जाती है। तो दोस्तों, ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ते हैं? दोस्तों, मुझे पता है, शायद ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब तक आप आंसर देखते हो तब तक मैं आपको ईवीएम के बारे में कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। दोस्तों, पहली बात तो किसी एक ईवीएम में सिर्फ 64 प्रत्याशी ही भाग ले सकते हैं। यानी कि चुनाव में अगर 64 प्रत्याशी से ज़्यादा 64 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा अगर हो गए तो दोस्तों फिर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस केस में फिर पेपर वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ईवीएम में मैक्सिमम 64 लोगों को ही हम वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो ये बताई मैंने। दूसरी बात दोस्तों, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो पोलिंग बूथ होता है ना, वो कम से कम जो निर्धारित जो दूरी है वो कम से कम हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं कि एक पोलिंग बूथ पर टोटल कितने वोट्स होते हैं? इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित 1500 वोट्स होते हैं। दोस्तों, 1500 से ज़्यादा एक पोलिंग बूथ पर वोट्स नहीं होते, ठीक है। और लेकिन एक पोलिंग बूथ पे एक ईवीएम होगा, तो ईवीएम में तो 3 ईवीएम में दोस्तों, पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको। इसका आंसर 3840 है, ठीक है। और लेकिन वोट कितने दे सकते हैं? सिर्फ 1500 वोट दे सकते हैं एक पोलिंग बूथ में, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा अगला, अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। चलिए, अभी लगे हाथों और बताता हूँ। दोस्तों, ईवीएम को जो तैयार करता है वो करते हैं हमारे डीआरडीओ और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये दोनों संस्थाएं जो हैं मिलके ईवीएम को तैयार करते हैं। और दोस्तों, पहली बार ईवीएम कब इस्तेमाल हुआ था? ये हुआ था हमारा, ये दोस्तों पहली बार ईवीएम हमारा इस्तेमाल हुआ था केरल में, है ना। और ये हुआ था 1982 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, एक ईवीएम से मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता दिए, आपको ईवीएम के बारे में सब कुछ पता चल गया। और दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अधिकतम पड़ सकते हैं 3840 मत पड़ सकते हैं, है ना। इसका आंसर ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन तय करता है? दोस्तों, ये तय कौन करता है आप बताएंगे मुझे फटाफट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, मुख्यमंत्री? तो दोस्तों, ये तय करता है भारत का कौन? चलिए मैं बताऊँ, विधानसभा तय करता है। कौन करता है दोस्तों? विधानसभा तय करती है कि विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? दोस्तों, संविधान में किसके बारे में नहीं बताया गया? हाँ, मुझे पता है, आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो और एग्जाम में भी तो पहली बार ही देखते हो आप क्वेश्चन, है ना। तो बस वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो वित्त आयोग देखिए, लोकसभा सचिव, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार। तो दोस्तों, इसमें से किसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, इसका उल्लेख जो है दोस्तों संविधान में नहीं किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये संविधान बनने के काफ़ी बाद में बना मानव अधिकार आयोग, तो इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने सेशन कंडक्ट किए गए? तो दोस्तों, कितने सेशन हुए? जैसे मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं एक साल में, बताया था ना मैंने। तो वैसे संविधान को बनाने के लिए कितने सेशन हुए? दोस्तों, कितने सेशन हुए? तो आपको आंसर पता चल गया होगा, 7, 11, 12, 15। दोस्तों, इसका आंसर है 11
11 सेशन कंडक्ट किए गए। तो दोस्तों संविधान की अगर बात आ गई है तो वैसे तो क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं, तो मैं अच्छे वैसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चनों को नहीं डाल रखा है मैंने। जैसे इसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन क्या हो सकता था कि संविधान की पहली मीटिंग कब हुई। दोस्तों ये आपको पता होगा कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। दोस्तों संविधान बन के कंप्लीट कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में हुआ था। ठीक है, और संविधान लागू किस दिन से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं ना, तो मैं जो भी बन रहे हैं आपको साथ साथ में उसकी नॉलेज देता जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर कितना था, इसका आंसर था 11। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट्स दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट्स दी गई है। अब दोस्तों ये रिट्स क्या होती हैं, अब ये रिट्स क्या होती है पहले ये समझते हैं ना, उसके बाद दोस्तों आपका आंसर है 2, 4, 5, 6, ये आप आंसर मुझे बताओगे। तो इससे पहले कि आप आंसर दो, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में समझाने के लिए मैंने आपके लिए पूरे नोट्स तैयार किए हुए हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारे दोस्तों जो हमारे मूल अधिकार है वो संविधान के किस में है, भाग 3 में है। ये वो आप भली बात ही जानते हो ना, संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, अच्छा भाग 3 में दोस्तों 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दोस्तों ये मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों ये हमें पावर देता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जो हमें रिट्स देता है। क्या देता है, रिट्स देता है। अब ये रिट्स क्या है ये भी आपको समझाता हूँ। दोस्तों जो काम, पहले तो आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ ना, तो आर्टिकल 32 जो कहता है वो क्या कहता है, उसको हमें पावर देता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये हमें कौन अधिकार देता है, ये अधिकार देता है आर्टिकल 32। और दोस्तों यही अधिकार अगर हम हाई कोर्ट के पास जाए तो हमें कौन देता है, आर्टिकल 226 ये अधिकार देता है। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट्स लागू करेगा। रिट्स यानी कि अब हुआ क्या कि हमारे मूल अधिकार थे वो हमें पूरे मिल नहीं रहे। ठीक है, तो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि मूल अधिकार हमें मिल नहीं रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे या आप हाई कोर्ट के पास जाओगे। दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, बट ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, आपको रिट्स देगा मतलब जिसके खिलाफ आपने रिपोर्ट की होगी उसके खिलाफ रिट्स देगा। तो रिट्स क्या होती है दोस्तों, रिट्स यही है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसको भी बचाने के लिए हमारे पास कुछ प्रावधान है, उन्हीं को रिट्स कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बेसिक से समझा दिया कि आर्टिकल 32 जो है हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की पावर देता है, और आर्टिकल 226 जो है वो हमें हाई कोर्ट के पास जाने की पावर देता है। और दोस्तों इसमें क्या अंतर है, जो 32 है ना, जो दोस्तों आर्टिकल 32 है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और दोस्तों जो 226 है वो फंडामेंटल राइट के बाद और भी कुछ और भी है, तो वो भी लागू, वो भी मतलब उसके लिए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है, एक हाई कोर्ट के लिए, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक सिर्फ फंडामेंटल्स का हनन की बात करता है, एक दूसरा बात करता है फंडामेंटल का हनन भी, और बाकी भी और कोई चीज़ हो तो उसकी भी बात करता है। दोस्तों ये सीधी भाषा में मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों अब रिट्स क्या होते हैं, दोस्तों देखो रिट्स हमारे पास 5 तरह के होते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह समझोगे दोस्तों। हमारे पास 5 तरह के रिट्स होते हैं। पहला रिट है दोस्तों हमारे पास हबीस कॉर्पस, यानी कि इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। दोस्तों इसका मतलब होता है अगर किसी को इलीगली किसी ने डिटेन कर दिया। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसको ना शॉर्ट भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल, इसको कौन सी भाषा में, एक शॉर्ट भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको पूरा गहन तरह से पता हो जाए, लेकिन मैं इसका मेन मतलब आपको समझा देता हूँ। दोस्तों इसका मेन मतलब है कि अगर किसी को इलीगली किसी ने डिटेन कर दिया, मान लो किसी को उठा के ले गए पुलिस वाले और उसको जाके जेल में रख दिया, और उसको किसी कोर्ट के पास पेश नहीं कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं कर रहे हैं ना। जैसे ऑर्डर क्या होता है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो दोस्तों अब वो तो बेचारा जेल में है, लेकिन अब उसके जो रिश्तेदार हैं उनको ये होता है कि वो जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रिट्स डाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा एक बंदा है और उसको अभी तक
24 घंटे से ज़्यादा हो गए और उसको कोर्ट के साथ पेश नहीं किया, तो दोस्तों ये हो गया पहला रिट। यानी कि देखो उसके देखो मूल अधिकारों का वो हुआ ना, हनन हुआ, तो ऊपर से रिट्स काम कर गया ना, रिट्स ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, हबीस कॉर्पस ये था पहला, आप समझ गए होंगे। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा जो भी यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दोस्तों दूसरा है हमारे पास मैंडामस। दोस्तों मैंडामस का मतलब होता है एक्चुअल में कमांड, ये जो वी कमांड, इसका मतलब तो वी कमांड, यानी कि हम। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा हिंदी में इसको कहते हैं परमादेश रिट। अब परमादेश का रिट क्या है दोस्तों, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, यानी कि परम आदेश, परमादेश है ना, इसको आप संधि करो तो परम आदेश का मतलब ये है दोस्तों कि हम किसी पब्लिक ऑफिसर को, अगर कोई पब्लिक डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह नहीं निभा रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। अच्छा हम नहीं बोलेंगे, हम उसकी रिपोर्ट लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा, भाई तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये भी रिट हो गया, क्योंकि दोस्तों उसका फर्ज बनता है, जो पब्लिक ऑफिसर है वो हमारे लिए खड़ा है ना, तो उसका फर्ज बनता है कि वो पहले अपनी ड्यूटी करे, यानी कि जो भी उसका हमारे प्रति जो भी दायित्व बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तब भी दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। यहाँ भी अगली रिट है दोस्तों प्रोहिबिशन यहाँ है प्रतिषेध रिट। दोस्तों प्रोहिबिशन और एक रिट और होती है, ठीक है, सरसरारी। दोस्तों ये सरसरारी और प्रोहिबिशन दोनों रिट कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, आपने सुना होगा। तो दोस्तों मैं कुछ इसी एग्जांपल से समझाऊंगा। दोस्तों प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, है ना, और बेटर देन क्योर का मतलब होता है अब वो बीमारी हो चुकी है तो अब उसको क्योर करना। तो दोस्तों ये दोनों भी इसी तरह से, जैसे प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि मान लो किसी को सज़ा सुनाई जा रही है, ठीक है, अब सज़ा सुनाने से पहले ही अगर रिट डल गई, तो सज़ा सुनाने से पहले ही अगर किसी के जैसे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और उसको मतलब सज़ा, उसकी गलती नहीं है लेकिन उसको सज़ा सुनाई जा रही है, तो सज़ा सुनाने से पहले ही अगर उसको रोक दिया जाए तो दोस्तों वो हो गया रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, और सज़ा सुनाने के बाद, सज़ा सुना दी है भाई, अब कोर्ट ने सज़ा तो सुना दी है, अब सज़ा सुनाने के बाद जब आप हायर कोर्ट्स में जाओगे, ठीक है, हायर कोर्ट्स में जाओगे तो उसको बोलते हैं दोस्तों सरसरारी। तो दोनों ही केस में दोस्तों हायर कोर्ट्स में जाते हैं, एक तो सज़ा सुनाने से पहले, ये हो गया प्रोहिबिशन, और दूसरा हो गया दोस्तों सरसरारी। यहाँ पर क्या होता है, सज़ा सुनाई जाती है। जैसे होता ही है कि कोई हम लोअर कोर्ट में अगर केस हार जाते हैं तो हम हायर कोर्ट में जाते हैं, फिर हायर कोर्ट ऑर्डर करता है लोअर कोर्ट को कि जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऊपर जमा करो, हम उसको रिव्यू करेंगे, है ना, फिर देखी जाएगी। अगर वहाँ पर केस जीत जाते हैं तो जो भी लोअर कोर्ट ने जो भी आपको सज़ा दिलाई थी उसको वो फिर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रोहिबिशन और सरसरारी, ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों आखिरी डेट है हमारी, ये है दोस्तों क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों ये होता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी है दोस्तों, उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस बिहाफ पे वो अथॉरिटी किस बिहाफ पे काम कर रही है। जैसे मान लो कोई एक ऑफिस है, उस पर कोई एक ऑफिसर बैठा हुआ है, तो दोस्तों उस ऑफिसर की हम अथॉरिटी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो वो ऑफिसर हम पे कोई, मान लो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उसने कोई रूल लगा दिया हम पे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपने कौन सी अथॉरिटी से ये रूल लगाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे संविधान जो मूल अधिकार थे वो भी बच गया और उसको बचाने के लिए ही तो रेट्स लगाए हैं। तो दोस्तों ये था क्यो वारंटो। तो दोस्तों ये थे 5 तरह के रेट्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था दोस्तों हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था। यहाँ पर क्या बोला गया था दोस्तों, यहाँ कहा गया था कि कितने प्रकार की रेट्स होती हैं। तो हमें पता चल गया दोस्तों रेट्स होती हैं कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, 32 और 226। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है देखना। ठीक है, तो वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। उसे भारत से समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल उसका काम ही यही होता है। तीसरा है वो संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल मैंने आपको ये भी पढ़ाया है। चौथा है दोस्तों उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल दोस्तों ये नहीं है ना। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहली बार कब हुई थी ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो दोस्तों अभी आपने आंसर देख लिया होगा। मैं बताता हूँ 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था।
दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये होता है 352 पे लगता है दोस्तों। इस पे 3 आपातकाल होते हैं। कब कब लगता है दोस्तों? ये लगता है दोस्तों, एक तो लगता है दोस्तों जब लड़ाई छिड़ जाती है, जब वार होता है ना, ये तो पाकिस्तान के साथ लगा था 1971 में। दूसरा होता है दोस्तों एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पर हमला कर दे दोस्तों, जैसे चाइना ने किया था इस वक्त, है ना, तब लगा था दोस्तों। ये कब लगा था? एक्सटर्नल एग्रेशन में। और तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे आर्म रिविलियन, ठीक है, आर्म रिविलियन, जो कि ये भी इंदिरा गांधी ने लगा चुकी है। आर्म रिविलियन का इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लेके वो बाद में इसको आर्म रिविलियन कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा आर्टिकल 352 होता है, इसके अंदर तीन तरह की कंडीशन जब आती है तभी हम आपातकाल लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहली बार कब लगा था ये दोस्तों? पहली बार ये लगा था हमारा 26 अक्टूबर 1962 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा, जब संविधान सभा हो गई थी, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ओके, तो दोस्तों इसमें क्या था, पहले संविधान सभा में सदस्य ज़्यादा थे, तो पहले जो सदस्य थे दोस्तों वो थे 389। उसमें से बाद में क्या हुआ, उसमें से बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उनके संविधान के मेंबर्स को अलग कर दिया, तो भारत के जो बचे दोस्तों वो बचे 299 मेंबर बचे। तो यही इसका आंसर है कि शुरू में संख्या कितनी थी, ठीक है, पुनर्गठन के बाद। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था दोस्तों? राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन दोस्तों किसी स्टेट में सरकार अगर काम ना कर पाए, ठीक है, तो विधानसभा भंग हो जाए, तो दोस्तों उसमें क्या लगती है? उसमें लगता है राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों ये लगा था 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद वो अनुसूचियाँ थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने थे आप देख लो, 378, 397 अनुसूचियाँ, 395, 8, ये था दोस्तों 395 और 8। तो ये हमारा आंसर है 395 और 8। 395 जो थे अनुच्छेद थे और 8 जो है अनुसूचियाँ थी। अगर दोस्तों यही आज की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल अभी इसमें ठीक करते करते हो गए हमारे पास 448 हो गए, 448 हो गए। भाग कितने हो गए? भाग हो गए दोस्तों 22। और हम बात करें अनुसूची होगी दोस्तों 12, अब हो गए 12 अनुसूचियाँ ना, और 448 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हो गए, ठीक है दोस्तों, ये आज की सिचुएशन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, किस शब्द का कोई जिक्र नहीं था। एक और शब्द है यहाँ पर जिसका कोई जिक्र नहीं है दोस्तों, ये है हमारा, एक तो है अटॉर्नी जनरल, ये बिल्कुल है संविधान में, नियंत्रक और महालेखाकार ये भी है, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों बजट, बिल्कुल दोस्तों बजट के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के सिर्फ 12 क्वेश्चन। मैंने 12 ही क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने आपको बीच में बहुत कुछ समझाया। दोस्तों हमने आज जो मेन चीज़ पढ़ी है, यहाँ पर हमने रिट्स के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि रिट्स हमें कैसे मिलती है, कौन से आर्टिकल से हम जाते हैं, और दोस्तों कब इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तब हम रिट्स का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए और अपने मार्क्स को कमेंट कीजिए दोस्तों।